नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास नागवान। लॉकडाउन की वजह से जितनी प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को और जनरल पब्लिक को झेलनी पड़ रही है, उससे ये तो कंफर्म हो चुका है कि आने वाले टाइम में बिजनेस इंडस्ट्री में और बाकी सारे लेन देन के जितने भी मामले हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, वहाँ लोगों के पैसे अटकेंगे। इसकी वजह से एक लिक्विडिटी क्रंच भी होगा और स्टॉक मार्केट और गोल्ड में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, उससे इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आने वाले समय में लीगल इश्यूज बढ़ेंगे, लेकिन लीगल इश्यूज की रेमेडी पे बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। और इसलिए आज हमारे साथ हैं जाने माने स्टॉक इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर और फंड मैनेजर विजित गुप्ता जी। अपने व्यूवर्स के लिए हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में जरा आप व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें। थैंक यू विकास जी, थैंक यू ये वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग अभी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस टाइम इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम अपने फाइनेंसेस, अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो हम लोग पिछले 30 साल से स्टॉक ब्रोकर हैं और हम लोग पिछले 10 साल से अपने क्लाइंट्स का और अपना खुद का फंड इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं हमारे अपने परफॉर्मेंस की बात करूं तो हम लोग लगातार रेगुलर बेसिस पे निफ्टी को बीट करते आ रहे हैं फ्रॉम 5 to 10%। तो विजित, आप जरा एक बार इस बात के बारे में हमें बताएंगे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हुई है और जो इम्पैक्ट हुआ है वो किस तरह का रहा है? विकास जी, आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो अभी कोरोना वायरस की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी इकोनॉमीज अपने आप को लॉकडाउन करके बैठ चुकी हैं, तो ऑपरेशन किसी के हो नहीं रहे हैं। तो एक जो इन्वेस्टर के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिप्लॉयड है वो सेफ है कि नहीं है। तो उस पैनिक में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा रिडीम कराना शुरू कर दिया, पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। पैनिक सेलिंग भी बहुत हुई अभी लास्ट 2-3 महीनों में। अभी भी इम्पैक्ट लोग जज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पहले लोगों ने बहुत सेलिंग कर दी, फिर बाद में कुछ छोटी छोटी न्यूज आने से भी बाइंग शुरू हो जाती है। जैसे कल ही न्यूज आई कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड है, उसने अपने आप को अपनी डेट स्कीम्स क्लोज डाउन कर दी हैं। तो ये एक बहुत ही इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है इन्वेस्टर के केस में, जो मेन रीजन रहा है मार्केट का क्रैश होने का पिछले दिनों में। जो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का जो की अप्रोच रहती है कि अगर लॉकडाउन टाइमली नहीं खुला, जो कि अभी 3 मई जो हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट है, अगर नहीं खुला तो मैक्सिमम 60 to 40% इंडस्ट्री में हिट आ सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज को 60 to 40% के प्रॉफिट में हिट आ सकता है उनके। जरा आप थोड़ा सा एग्जॉस्टिव मैनर में बताएंगे कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें अभी प्रॉफिट होने के, मतलब अपना गेन होने के चांसेस हैं, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिससे इन्वेस्टर को इस टाइम बचना चाहिए? अब कोरोना वायरस की वजह से सारी फ्लाइट, सारे होटल सब लॉकडाउन हो चुके हैं। तो ये मेन जो इंडस्ट्री है इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री और आपकी एविएशन इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग इम्पैक्ट भी जज नहीं कर पाए हैं। मतलब हमें ये भी नहीं पता कि इसमें कितना इम्पैक्ट आएगा। और इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें 40 to 60%, 50% का इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो अगर किसी की रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रखी है तो वो अभी ब्लॉक हो चुकी है। किसी की अगर कमर्शियल रेंटल इनकम है तो उसको अभी दिक्कत आ सकती है उसमें। जो आपके एनर्जी सेक्टर है, जैसे ऑयल, गैस, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो कंपनीज हैं, जैसे आईओसी हो गया, इन सब में अभी इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन खत्म होने वाली है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इंडिया के पास इतना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है कि वो नेक्स्ट 1 साल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कंजम्पशन कम होने के चक्कर में एनर्जी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर काफी डिक्रीज होगा। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो कि है आपका एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। हाँ, एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ, इतनी मेजर ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट ये स्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि जनरल कंजम्पशन, लोगों की जो बेसिक एसेंशियल कंजम्पशन है वो रहेगी।
और फार्मा सेक्टर ऐसा है जो अभी बूम हो सकता है। उसका रीजन ये है कि लास्ट 5 years में इतना डेवलपमेंट नहीं आया, बट अब नेक्स्ट डेवलपमेंट फार्मा में हो सकती है। तो कोरोना वायरस ये कोविड-19 की वजह से जो अभी आने वाले समय में एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कि वैक्सीन सबसे पहले कौन बनाए और मार्केट में कौन लेके आए। साथ में वेंटिलेटर और जो एसेसरी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और आने वाले समय में हो सकता है कि छोटे से छोटी बीमारी का भी अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट भी थोड़े से स्टेप्स अच्छे ले। गवर्नमेंट के जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी जो सेहत है और जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे हो सकें। तो आपका कहना का मतलब ये है कि जो फार्मा सेक्टर है तो उसकी ग्रोथ का हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, वो लोग 50 लाख का इंश्योरेंस रख रहे हैं जो कोविड रिलीफ में जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज लगे हुए हैं उनके लिए, जो स्टाफ है। और उसके बाद आयुष स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें भी गवर्नमेंट ने अपना बजट इंक्रीज किया है। उससे ज्यादा जो आपने फार्मा इंडस्ट्री की बात करी है, जब तक वैक्सीनेशन बनती नहीं है तब तक जो बेसिक जनरल मेडिसिन हैं, जैसे HCQ अभी यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट कराया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो जो अब जो कंपनीज इस मेडिसिन के केमिकल्स बनाती है जिनको हम API बोलते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, वो जो कंपनीज API बनाती हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे अपने आप को ग्रो करने की। विजित जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अभी कुछ टाइम पहले पैनिक सेलिंग बहुत हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जब भी मार्केट डाउन जाती है तो उस समय लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की? हाँ विकास जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैनिक सेलिंग के चक्कर में जो करंट मार्केट की जो वैल्यूएशन होती थी, जो पहले आपकी 25 to 30 पी पे ट्रेड करता था मार्केट, आज की डेट में वो 18 to 20 पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी कम वैल्यूएशन पे एक फ्रेश इन्वेस्टर को एंट्री का मौका जरूर मिला है, बट जब उसको एंट्री करनी है तो उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकता है वो, क्योंकि अब लिक्विडेशन का बहुत बड़ा इशू है। तो जिस कंपनी में लोन ऑब्लिगेशन का बर्डन है उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो जब कोई एंट्री करता है इस टाइम पे, उसके लिए जरूरी बहुत है वो कौन सी कंपनी में एंट्री करना चाहिए उसको, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सके। तो विजित, आप एक बात बताइए कि इन्वेस्टर्स को अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को इस समय सेव करना है तो क्या क्या मेथड और क्या क्या स्टेप्स एक इन्वेस्टर को लेने चाहिए ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे? जब उसको आपको इन्वेस्टर किसी का फंड इन्वेस्ट होता है किसी कंपनी में या किसी बॉन्ड में, तो उसके लिए उसको फ्यूचर फोकस करना जरूरी है उसके लिए कि उसका पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है कमिंग आने वाले 3 से 5 साल में। अगर मैं नेक्स्ट 1 साल 2 साल की बात करूं तो सबके लिए, क्योंकि IMF कह चुका है हम लोग रिसेशन में जाने वाले हैं, डिप्रेशन के भी इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो नेक्स्ट 2 साल 3 साल में वो कंपनी सरवाइव कर सके। तो वो उस कंपनी में जरूर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जो अच्छी कैश रिच कंपनी है और उसके लिए अच्छा, मतलब उस कंपनी के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है नेक्स्ट 3 से 4 साल में। उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ और एक अच्छी फंडामेंटल अप्रोच के साथ जो काम करती हैं, वो भी कंपनीज उनके लिए अच्छी है। लेट्स ले, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बासफ एक कंपनी है। बासफ का मेन काम है केमिकल बनाने का, बट मार्केट सिचुएशन को देखने के बाद उसने फार्मा के केमिकल में भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो जो कंपनी मार्केट को लेके अपने आप को चेंज करती रहे वो कंपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर इन्वेस्ट करना कोई चाहे इस समय मार्केट में, तो इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मेथड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो म्यूचुअल फंड होता था, बट अभी जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की न्यूज आई है तो एक इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत ही डिस्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि ये म्यूचुअल फंड भी सही प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है। तो जब म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करते हैं तो एक अच्छी AMC सेलेक्ट कर सकें, जैसे HDFC ICI या SBI, उनमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर
किसी मतलब फंड मैनेजर को जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। और जिनके पास काफी अच्छा एक्यूमेन है इन्वेस्टमेंट का, उनको डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदने चाहिए स्टॉक मार्केट से। ओके, तो अभी जैसे आपने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में हमारी बात चल रही है, तो आपको शायद जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ और शायद लोग भी इस तरह से समझेंगे कि लोगों को डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने से इस समय बचना चाहिए। हाँ, ये लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है इकोनॉमी में। और ऑल्दो आरबीआई ने अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत ही ज्यादा कम कर दिए हैं, लाइफ टाइम लो पे आ चुका है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। बट जो बैंक्स के ऑलरेडी एसेट्स डिप्लॉयड हो चुके हैं, जो वो ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, उनमें रिकवरी के काफी सारे इशू क्रिएट होने वाले हैं। तो डेट सेक्टर में अभी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस हो रखा है और नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक उनको रुक करके देखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके अभी फ़िलहाल कुछ सेक्टर्स में चाहे स्टॉक कितने भी नीचे हों और चाहे कितने भी सस्ते मिल रहे हों, उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और डेट फंड से फ़िलहाल, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच मार्केट में बहुत होगा, लोगों की पेमेंट भी रुकेंगी और हो सकता है काफ़ी कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए, तो ऐसे में लोगों को डेट फंड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे हमें ज़रा बताएं कि अभी जिस तरह से आपको लग रहा है कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटाइल सिचुएशन है और लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और गोल्ड दिन ब दिन पता लगता है कि कभी 1500 रुपये बढ़ गया, कभी 1700 रुपये बढ़ गया। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? विकास जी, गोल्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। गोल्ड की वैल्यू होती है कंजम्पशन से लिंक होने के बाद। जो हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव रहता है कि इंडिया में कंजम्पशन हमेशा से रही है गोल्ड की, बट जो आज की डेट में मिलेनियंस हैं वो गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं, हमेशा एक कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और बहुत ही जो उनका मेन रीजन गोल्ड का होता है ज्वेलरी परचेज। जैसे अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूं, आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की बात करूं, उनका होता था कि नहीं, कुछ पैसा फालतू पड़ा है, लेट्स बाय सम गोल्ड, और अपने बच्चों की शादी के लिए देंगे। जो वो एक कंसेप्ट मनीलियन के माइंडसेट से हटता जा रहा है, और दे आर मोर फोकस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गोल्ड की कंजम्पशन वैल्यू कम है, बट जब मार्केट टूटता है तो नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लोगों को लगता है वो गोल्ड होता है। इसलिए जब मिस सेलिंग स्टॉक मार्केट में हुई है तो वो सारा अमाउंट अपना गोल्ड में पार्क कर लेते हैं। वो उनको लगता है तो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल, बट मेरे ओपिनियन में ये गोल्ड का जो 45,000 का रेट है, ये स्टेबल रेट नहीं है। तो अब एक छोटी सी और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई ऐसी ओपिनियन जो लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस समय, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? विकास जी, ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, और डिफिकल्ट टाइम पे जब ट्रेजेडीज आती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। वो एक प्रोस्पेक्टिव जो अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस टाइम पे, उसको वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और हमेशा ही एक मतलब आपको सॉरी मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमेशा कोई भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो एक पैनिक में या फिर एक ट्रेंड में आके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। हमेशा फंडामेंटल्स को स्टडी करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। So it's a time to hold the position and hope for the best. तो जैसा कि हम इसको अगर समराइज करें तो इस समय मार्केट डाउन है, लिक्विडिटी क्रंच है और होने वाला है। सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर, जहां थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहेगी और हो सकता है उसके अच्छी ग्रोथ के चांसेस भी हों। बाकी सारे सेक्टर से लोगों को इस टाइम बचना चाहिए, पैनिक सेलिंग ना करें क्योंकि मार्केट डाउन है। दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। थोड़ा सा एनालाइज करके करें। और अगर अब इस समय जैसे सिचुएशन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ है, ऐसी सिचुएशन हो सकता है किसी और कंपनी के साथ भी हो, तो जो हाई रिस्क और इस तरह के वल्नरेबल फंड्स हैं उसमें से अपना पैसा निकाल के किसी स्टेबल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। एक चीज़ मैं विजय जी आपसे पूछना भूल गया, वो ये रहता है कि जब कोई नया इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो आपकी ओपिनियन में
कितने पैसे से इंसान को इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए? विकास जी, मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो मैंने अपना पहली इन्वेस्टमेंट की थी 500 रुपए से। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं होती है। कोई एक शेयर जो अच्छा शेयर होता है वो 10 रुपए का भी आता है, वो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। और खरीदना चाहो तो 100 करोड़ भी किसी के लिए कम पड़ जाते हैं। तो मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं होता है। इट जस्ट कि आप जितना जल्दी शुरू कर सकें, जितने जल्दी हम इन्वेस्ट कर सकें, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो विजय जी, एक तो आपका अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने एनालाइज किया है कि किस तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से पैसा रुक भी सकता है, अटक भी सकता है, और आप उसको वेल्थ क्रिएशन के लिए भी इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि वो लीगल इश्यूज जो इस प्रॉब्लम की वजह से आने वाले टाइम में मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टर्स के लिए खड़े होंगे, उन लीगल इश्यूज पे बात करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।